Recording. गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम थोड़ा इकोलॉजी देखेंगे और इकोलॉजी पे पहले हमने टेस्ट वेस्ट लिए हैं। कुछ वही वाले क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ रिवीजन करेंगे। आपको कोई डाउट है डाउट पूछ लेना। इकोलॉजी बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने के लिए उसमें बहुत कुछ है, बट सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं। चलो भाई, टॉपिक सेम हर बार की तरह, कुछ नया नहीं है। PYQ क्वेश्चन एंड डाउट इफ एनी। तो तुम्हारा नया एनरोलमेंट होगा तो तुम इधर पढ़ोगे कि नोएडा पढ़ोगे? क्यों लल्ली, तुम यहीं पढ़ोगे कि नोएडा पढ़ोगे? यहाँ पढ़ो तो फायदा है, हमको क्या फिर फायदा मिलेगा? तुम नोएडा ही पढ़ोगे तो चलो अभी बताओ, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये हम करवाए हैं, है ना? इस उम्मीद में कि ऐसा सवाल आ जाए शायद, तो एक कॉल ले आए हम इसको प्रैक्टिस के नाम पे। आज का पेपर कैसा हुआ? न्यूजीलैंड वाला बुरा? और 2 घंटे का होता है ना? हाँ भाई, यही तो चैलेंज है। अरे ऑनलाइन वालों बोलो भाई, तुम तो आप बिल्कुल शांत बैठो भाई, कैसे कैसे? हाँ, अपनी वीडियो पिन कर लेते हैं। पिन के ऑप्शन बी बताया जा रहा है, बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया गया है, गजब। आ गया MS बाय R। हाँ और क्या, यही है। बन गया भाई। 317। नाइस, बोगैम्बो खुश हुआ। इजी क्वेश्चन, ठीक। बाकी बच्चों को आ गया भाई? पूछ लेते हैं, गरीबों से भी पूछ लेते हैं। दर्श, मनस्वी, सुशांत, पिया, अनामिका, पुलकित, सारा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है? आ गया, बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये पहले पढ़ लो, इसके बाद ये आंसर है, सॉरी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, हम पहले भी करवाया हुआ है। अब पता नहीं क्लास में करवाए थे कि क्लास क्वेश्चन में दिए थे। ये मतलब एक साइकिल है, देख लो कौन सी साइकिल है, कार्बन साइकिल, ठीक है? तो मैं अगले दोनों क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ, आपको बताना है। हाँ, सी, और ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बताना है, एक तो कौन से नंबर से है? फोटोसिंथेसिस मतलब ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, ये वाला फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन से इनऑर्गेनिक कार्बन, मतलब समझ रहे हो क्या मतलब इसका? फोटोसिंथेसिस या डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन, हाँ। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन यार अगले पेज पे देखो, ऑप्शन ऐसे हैं। अब तुम कहोगे सर पीछे का ग्राफ दिखा दो, तो इसलिए हम उधर लिख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फोटोसिंथेसिस वाला, है ना? सेकंड क्वेश्चन है आपका फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस तो बहुत इजी है ना? एयर से प्लांट में जा रहा है, नंबर 5। फोटोसिंथेसिस 5 है कि नहीं है? ठीक। और ऑर्गेनिक कार्बन से इनऑर्गेनिक कार्बन कौन सा है? 7 और 3। 4 6 क्यों है? एनिमल से, हाँ, ऑर्गेनिक कार्बन से इनऑर्गेनिक कार्बन, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये दो तो होंगे। डिकम्पोजिशन के बाद, प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कुल मिला के वही है। CO2 किस में निकल रही है, सीधी बात अगर बोले तो 4 में निकल रही है CO2, हाँ बिल्कुल। 1 में भी निकल रही है, 1 2 4 6,
है ना, इतने सारे ऑप्शन है उसमें, अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें तो नहीं है। ऑर्गेनिक फॉर्म टू एन इनऑर्गेनिक फॉर्म, 2 and 6 वाला एक मिल रहा है बस, है ना। 2 and 6 देखो वही है, 2 and 6 CO2 रेस्पिरेशन। देखो ये भाई है तो सही, ये बर्निंग है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें, बस वैसे ही तो परेशान कर रहे हैं ये बर्निंग है। ये डिकेइंग मैटर जो हो रहा है उसमें से जो CO2 रिलीज हो रही है वो है ना। ये वाली एनिमल का रेस्पिरेशन है, ये प्लांट का रेस्पिरेशन है ना। तो इन सब में ही हमारा मतलब ऑर्गेनिक कार्बन से इनऑर्गेनिक कार्बन बन रहा है। भाई आप ये बताओ तीसरे वाले स्टेप पे बन रहा है क्या ना। डिकेइंग मैटर इन सॉइल से जब ये निकला है तो तब वो है ना। ठीक है भाई, तो इसका हम 2 and 6 सॉरी 2 and 6 लगा देंगे। 2 and 6 ही सबसे बेस्ट है, 1 and 4 एक साथ नहीं है। 5 में ना प्लांट ले रहा है, इसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चेंज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में तो 5 ही है, देखो लिख दिया इधर, हाँ इधर लिख दिया उसका। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ 5 है, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस का मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक कार्बन, वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इसमें 2 and 6 बना देंगे, एक साथ वही है। 4 and 5 देखो एक साथ नहीं आएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो 1 and 5, पहला वाला आप देखो 1 and 5 बनेगा क्या, 1 और 5 नहीं बनेगा, है ना। वो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उसके उसकी जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। 3 and 7 देख लो भाई, 3 कहाँ है, ये रहा। तो 3 में अभी तो कन्वर्जन नहीं हुआ है, 7 में भी अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है, अभी बस वो रॉ मटेरियल पहुंचा है वहां पे, है ना। तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो बस बन गया, और क्या यार, इसमें फोटोसिंथेसिस नंबर 5 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये देखो यार, ये सवाल लेके आए हम एक ना ढूंढ ढांड के, पता नहीं कहाँ से, शायद US ओलंपियाड का है। बहुत ही मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम तुम बच्चा पार्टी से लॉग लेना सीखेंगे, कैसे करेंगे बस ये बता दो, मतलब आंसर भी निकल ही लेंगे, क्योंकि आपको शायद साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है ना। हाँ बस, तो अब लगाओ, कैसे लगाओगे। हाँ निगेटिव में आएगा, पहली बात तो ये सही है, बिल्कुल सही है। A और B में से कोई बनेगा, B कैसे बनेगा। मतलब ये बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा, या फिर टेबल दी होती है आई थिंक, एंड में टेबल दी होती है लॉग की। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। इतना लंबा काय ले रहे हो, इंटीग्रल फॉर्म ले लो ना सीधा। बना बना, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लगाओ लगाओ, अच्छा लगाओ लगाओ, हम बात ही नहीं कर रहे, हम उधर खड़े हैं। बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और भाई क्या हाल चाल। नितेश भाई ये सवाल सॉल्व करो, कोई बात नहीं, ये सवाल सॉल्व करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम्म। पिया कुमारी, मनस्वी, दर्श, आयुष, अनामिका, पुलकित, सारा, और भी बच्चे हैं भाई, उनके भी नाम ले लेते हैं, खाली खड़े हम। अच्छा, राघव, अभिज्ञान, सुशांत, कौन सी इक्वेशन लगा है। ठीक है, dN/dt इक्वल टू, अब हाँ बताओ क्या रखी, dN क्या आएगा, माइनस का, माइनस आएगा। ये वाली क्यों नहीं लगा रहे आप लोग।
ये वाली क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा? हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमको वो वाला ज्यादा सही पड़ भाई यहाँ पर 1 साल है भाई। ये हाँ, ये बताओ कैसे किए तुम डिफरेंशिएशन वाला? हाँ, -16। हाँ, ये एक ही है। हाँ, -16 इक्वल टू 137। सही है यार, बिना लॉक की हो गया है ना। अगर 2 साल होता तो हम्म यार ए तो नहीं आना चाहिए। ए कैसे आया बताओ? हाँ, ये बात भी हाँ, dn/dt कर लो भाई। -16 इक्वल टू स्मॉल आर एन। हाँ, कैसे भी करो, आंसर निकालो। लॉग लॉग आयो कि हम पास्ट बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? -0 भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 11 6 7 8 8 8 इक्वल टू -0.12 आ गया। कोई बात नहीं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन लगा के दिखाओ यार कोई, तब माने हम। लगाओ। इसमें लॉग की वैल्यू ढूंढो। देखो, अब मैं बताता हूँ। एन टी इज इक्वल टू n0 e⁻rt है ना। तो एन टी कितना है भाई? पॉपुलेशन घटी है पहली बात तो, 121 हो गई है ना। 121 इक्वल टू 137 e⁻r, क्योंकि टी 1 साल है। हाँ 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 हाँ, वही 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 121/137। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो एलन मतलब नेचुरल लॉग कैसे लिखते हैं ना, इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 121/137 को लिख लेते हैं, जरा क्या आएगा। दोनों तरीके से कर लिया ना, मजा आ गया यार। और क्या, 0.88 है ना। अब ये भी तो कैलकुलेटर वो ये लॉग ई वाला लेना है ना, तो इसमें लॉग 10 तो दिख रहा है मेरे को। अरे कौन, 2.303 करना पड़ेगा फिर। 1 मिनट रुको ना, इस पे गूगल बाबा से पूछते हैं। नेचुरल लॉग फॉर्म वैल्यू ऑफ 0.88। ये तो कह रहा है अनडिफाइंड है। हाँ, ये वाली इक्वेशन से तगड़ा पड़ेगा, उसी से सही है, सीधा सीधा आंसर आ गया और क्या। ये वाला आंसर आ गया बस। हाँ, यहाँ इसीलिए तो फायदा होता है, ये वाले भी होने चाहिए मैथ में। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया, ये वाली इक्वेशन से हो गया सीधा सीधा, है ना। अगर 2 साल होता तो 2 साल लिख लेते बस। चलो, मजा आया, बुक में खुश हुआ। ये तो वही है। ये बताओ, बहुत सरल सवाल है। आराम से आराम से। मोर देन, अच्छा डी। अगर ई सही है तो कौन कौन से सही है? ठीक है, ये फूड चेन है। इफ द नंबर ऑफ मॉस्किटो आर सडनली इंक्रीज। अरे लल्ली, क्या कर रहे हो तुम? अगर ये लार्वा बढ़ेगा तो व्हाट वुड हैपन? अगर ये लार्वा घटेगा, एलगी घटेंगे सबसे पहले तो। नंबर ऑफ लार्ज फिश वुड डिक्रीज, नंबर ऑफ लार्ज फिश, अमाउंट ऑफ एलगी विल डिक्रीज। डी आंसर आएगा।
जो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे ये गारंटी नहीं कि तुम बढ़ जाओगे। भाई हम तो पेट भर के खाएंगे, अब तुम बचे रहोगे। आ गया आ गया। ओहो। ओ, अभी आ रहा है आवाज भाई सबको? हाँ हाँ हाँ, हो गया, कनेक्ट हो गया। भाई ये मतलब बढ़ भी गए तो सीधी सी बात है कि हम तो भाई पेट भर के खा लेंगे, उसके अलावा तुम फालतू भर रहे हो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। बट अगर हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ये घटेगा, ये घटेगा तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा सब पे, तो ये डिक्रीज होने वाला लास्टली। तो ये अपना हो गया बॉटम अप एक तरह का रेगुलेशन हो गया। तो इसका आंसर सिर्फ डी आएगा। ये बताओ। हाँ ये वही है, ये ट्राउट, ट्राउट क्या होता है? हाँ एक मछली होती। ठीक। निकालो भी, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे निकालो। ऑफलाइन वाले, हाँ ऑनलाइन वाले भी दिए थे आंसर, बहुत बढ़िया। 700 ट्राउट्स हो सकता है। ट्राउट इज ए फिश, फ्रेश वाटर फिश है। हाँ वो नहीं, जीरो जीरो नहीं होते इस 100, सिर्फ 100 मछलियां। हाँ 700। हाँ वही है भाई, सिंपल फॉर्मूला पता ही है तुमको भाई। देखो इसमें अजम्पशन होते हैं कि इस बीच में कोई बाहर से आया ना हो और कोई छोड़ के गया ना हो, इमिग्रेशन नहीं होने चाहिए, आई वाला और ई वाला कोई सा भी। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये 100% सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। नहीं 0% भी नहीं है, मतलब वो एक रेशियो है कि भाई हमने दोबारा जो पकड़े तो जो रिकैप्चर और सेकंड सैंपल का रेशियो है वो हमारा पहले मार्क और उसका होगा, तो ये 100% ट्रू नहीं है, ये बात सही है ना। प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। और एक तरह से मतलब सबसे अच्छा तो नंबर ही है, बायोमास भी उतना करेक्ट नहीं है, बट आप सोचो आपने एक, नहीं सीधी सी बात है, आपके खेत में वीट प्रोडक्शन हुआ है, वीट प्रोडक्शन आप मास के टर्म में ही बताओगे, काउंट थोड़ी करके बताओगे, सीधी सी बात है। तो वो कहाँ पर रेलेवेंट है, मतलब कि कहीं बायोमास रेलेवेंट होता है, कहीं परसेंट कवर रेलेवेंट होता है, कहीं पर नंबर रेलेवेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल याद होगा तुमको बड़ा कॉमन सा, कि एक बड़ा सा बैंगन ट्री खड़ा हुआ है, बहुत सारे पार्थीनम खड़े, ग्रास खड़ी हुई है छोटी छोटी, तुम कहोगे ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तुम बैनियन ट्री की बेइज्जती कर रहे हो, है ना भाई। अरे खत्म नहीं हुआ भाई इतनी जल्दी नहीं होने देंगे। ये देखो, ये सवाल देखो, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है ना भाई। तो ये यहां से आप बस ये बताओ कि कौन एक्टोथर्म है, मतलब कौन, क्या कहते हैं उसको, कन्फर्मर है। हाँ, कैट इज रेगुलेटर और लिजर्ड इज कन्फर्मर। कन्फर्मर हो गया। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन अगले उस पे है ना, ये ऑप्शन है। सब अलग अलग बता रहे हो यार। भाई देखो, लिजर्ड एक्टोथर्म है, ये ठीक है, इट्स बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, गलत हो गया। लिजर्ड इज एन एक्टोथर्म, देयरफॉर इट्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज एज द एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है ना, और ग्राफ भी यही दिखा रहा है, ठीक है। कैट इज एक्टोथर्म, पहली गलत हो गया, है ना। लिजर्ड एंडोथर्म, पहली गलत हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो डी आंसर हमारा बन गया। ये बताओ, ये भी शायद मुझे कराया हुआ सवाल है, एक बार देखो, रिवाइज मारो। बाकी बच्चे भी आंसर दो भाई, ऑनलाइन से एक या दो ही बच्चे बोलते हैं। ओके, ठीक है।
हो भी सकता है। बाकी ये है वन वर्ड, ये वन वाला ही है ये। हाँ बिल्कुल, ये अगर ये वन ऑप्शन करेक्ट वाले ही है। ये ई डी नहीं आएगा। देखो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एक्स, और कैरिंग कैपेसिटी आल्टर होती है, थोड़ी बहुत आल्टर होती है। तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई, या चलें आगे? सी, सी कौन बोल रहा है? सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन बोल रहा है? कहीं से? हाँ लगाओ थोड़ा, क्या सारा लगाओ। मजे मत लो तुम। अरे दोस्त 80 सिग्मोइड कर्व लगाओ यार, 80% पे तो डी एक्सेलरेशन फेज आना शुरू हो जाता है, लगभग स्टेशनरी आ जाएगा भाई। ये है, ये देखो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है ये 80%, ये है यहाँ से डी एक्सेलरेशन शुरू हो गया, और ये लगभग 20% है, यहाँ से देखो एक्सपोनेंशियल शुरू हुआ है। तो वो कैसे आ जाएगा भाई? ये देखो यहाँ ये सबसे ज्यादा डबलिंग फेज ये है, तो सही आंसर जो होगा वो यही होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये जो है, आफ्टर मूविंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एक्स टू बिगर न्यूट्रिएंट फिल्ड डिश, द कैरिंग कैपेसिटी वाज ऑल्टर्ड। तो ये कैरिंग कैपेसिटी बताओ किसकी बात हो रही है, पुराने वाले कंटेनर की या नए वाले की? देखो पुराने वाले कंटेनर की तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, वो तो उतनी रहेगी, है ना? बढ़ गई, है ना? बट ये बोल रहा है बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एक्स, और ये क्लोज पेट्री डिश है एक लेबोरेटरी में, तो बी ही बेस्ट आंसर है ना? आफ्टर मूविंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एक्स टू ए बिगर न्यूट्रिएंट फिल्ड डिश द कैरिंग कैपेसिटी वाज ऑल्टर्ड। हाँ, अगर दो दो सही करने पड़े हमें, मान लो दो वाला, तो बी और डी हम लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वन टाइप ही है वो तो लिखा ही होता ऊपर भाई, है ना? बी इज द बेस्ट आंसर, बी सही है, बिकॉज ये तो बात कर रहा है किसी कंटेनर की, ये पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है। कैरिंग कैपेसिटी किसी स्पीसीज की या पॉपुलेशन की नहीं होती है, हैबिटेट की होती है। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये है, ये बताओ, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का सवाल है मोटा मोटी। डी, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मतलब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ना कई जगह होता है, जैसे हमारे एक्सट्रीमिटीज में भी होता है, फिश के लिम्स गिल्स में भी होता है, गिल्स भी हो सकता है ना, उसमें भी होता है ना? पेंगुइन रिफ्लेक्सिबली vasodilate the capillaries. Penguin routinely slow their metabolism when environmental temperature fall. This support, ये क्या लिखा? This torpor result in lower body temperature, lower rate of food intake. नहीं ऐसे तो मर जाएगी वो, उसे तो ज्यादा खाना है। Penguins have a high metabolism and high heart rate to keep warm blood constantly circulating to all body tissue. बट इसने मामला पूछा है फिन्स पे, फीट पे। हाँ, ब्लड वेजल्स इन पेंगुइन्स लेग आर अरेंज्ड क्लोजली इन पैरेलल टू सो डैट, ये मतलब वही काउंटर करंट मैकेनिज्म आ गया। आर्टीरियल ब्लड जो नीचे जा रहा है वो ठंडा ठंडा नीचे, मतलब वो गर्म खून जा रहा है, वहां जाके जो वीनस रिटर्न है, क्योंकि वीनस रिटर्न ऊपर की तरफ है, तो ठंडा ठंडापन ऊपर जा रहा है और आर्टरी में गर्मपन नीचे जा रहा है, तो वो हीट एक्सचेंज चल रहा है, काउंटर करंट में हीट एक्सचेंज चल रहा है ना? और इन पैरेलल सो दैट आर्टीरियल ब्लड कूल होता जाएगा और कोल्ड वेनस ब्लड वार्म होता चला जाएगा।
पेंगुइन हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स इन द लेग, ये तो मार देगा उसे, खत्म कर देगा, पैर जल्दी से गल के गिर जाने उसके इस केस में तो। ठीक है, तो डी बेस्ट है। इसका कैम्बल में डायग्राम भी दिया हुआ है, नर्व कम होंगी, हाँ सेंसेशन कम रखने के लिए, है ना, डी आंसर। ये इसका डायग्राम भी है पेंगुइन उसमें, और ये किसी पेपर में तो मैंने डाला था तुम्हारे शायद एनएसईबी के, हाँ ये डालो, ये बताओ। ओके, ए बताया जा रहा है, डी बताया जा रहा है, ए। देखो ये तो गलत है भाई, सारी बाहर से लाने वाली स्पीसीज इन्वेजिव नहीं होती हैं। वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोड्यूस स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नहीं नहीं, हमेशा नहीं करेगा। इन्वेजिव स्पीसीज ऑफन रिप्रोड्यूस स्लोअर, नहीं, फास्टर करेगा। और फास्टर क्यों करेगा, इसका रीजन बताओगे? उनका कोई नेचुरल प्रीडेटर भी नहीं होता है ना भाई, इसलिए। ठीक है, ऑल इंट्रोड्यूस स्पीसीज आर बेनिफिटेड टू द नेटिव स्पीसीज। नेटिव के लिए बेनिफिट होती तो फिर बात ही क्या थी, टेरर ऑफ बंगाल नाम की चीज ही ना होती, लेंटाना ना होता, है ना। जो अफ्रीकन कैटफिश है वो हमारे यहाँ पर कैटफिश को नुकसान ना पहुंचाती। आपको पता है अफ्रीकन कैटफिश जो अपने इंडिया में डाली गई है कि चलो मछली पालेंगे, ये वाली कैटफिश ज्यादा मोटी मोटी होती है, तो हमारी इंडियन जो कैटफिश है उसको खतरा हो गई है, वो एलियन स्पीसीज। नहीं, खाने में तो सेम सी होती है, मसाले डालते हैं दोनों में। है ना, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, तो इंडियन कैटफिश के ऊपर वो आ गई है। एक लैंटाना है, वो वीट को काफी करता है, और तुम्हारा क्या नाम उसका, कॉनवॉल्वुलस जो प्लांट है वो भी अलीलोपैथी शो करता है। अमेंसेलिज्म के एग्जाम्पल हैं सब। तो ए बन जाएगा भाई, है ना, ए इज द गुड आंसर। सम इंट्रोड्यूस स्पीसीज कैन अल्टर द नेचुरल हैबिटेट, एंड दिस नेचुरल हैबिटेट जो अल्टर किया है किसके लिए है, जो वहां की रहते हैं, पहले से वहां रह रहे हैं। ठीक है ना। क्या चीज, तब भी गलत होता, ऑल अगर होता तब भी गलत होता, है ना। ये देखो जरा, थोड़ा बड़ा सा सवाल है, बताओ। डार्विन फिंचेज एक ऐसा पॉइंट जो दोनों तरफ काम आ जाता है, इकोलॉजी में भी और इधर भी, इवोल्यूशन में भी। हाँ बताओ बताओ, बाकी बच्चे बताओ। डार्विन फिंच के अंदर कौन सा वो हुआ है, मतलब इवोल्यूशन, कौन सा? फाउंडर इफेक्ट। हम्म, अडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। फाउंडर इफेक्ट तो उस आइलैंड के लिए, पहले वहां पर कोई और नहीं था, ये हो गया। तो भाई आंसर सी बताया जा रहा है, ए लग रहा है। चलो अब पढ़ लेते, इसको पढ़ना पड़ेगा। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, सब हो सकता है। बहुत पास पास है, क्या बात है। द एवरेज बीक साइज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। द एवरेज वीक साइज विद इन पॉपुलेशन ऑफ इंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड फ्लक्चुएट करती है एनुअली इन रेस्पॉन्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीड। भाई ये की पॉइंट है इसमें, कि हर साल, जैसे इस साल अगर बड़े बड़े सीड अवेलेबल है तो उस हिसाब से फिंच, मतलब बीक उतनी बड़ी होगी, अगले साल उसी हिसाब से होगी, ये वो कहना चाह रहा है। when only large seed are available the average weak size in a population is large, जैसा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा था। जब छोटे सीड होते हैं तो एवरेज बीक साइज पॉपुलेशन में छोटा हो जाता है, और वो ये बात कहना चाह रहा है कि हर साल चेंज हो रहा है, और चिड़िए हर साल ही बेबी प्रोड्यूस करती हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये कुछ ऑप्शन है, इनमें से हमको करेक्ट बताना है। द फ्लक्चुएशन इन सीड साइज रिजल्ट इन चेंज इन बीक साइज सो दैट फिंचेज कैन ईट द अवेलेबल सीड। बिल्कुल सही बात है, और बन तो रहा है ना। द फ्लक्चुएशन इन सीड साइज कॉजेज इमिग्रेशन ऑफ फिंचेज विद बीक साइज दैट कैन नॉट हैंडल द सीड एंड इमिग्रेशन ऑफ फिंचेज विद बीक साइज दैट कैन हैंडल द सीड। अब ये गैलापागोस आइलैंड पूरी की बात कर रहा है। अब गैलापागोस आइलैंड पे यार कौन दूर से चिड़िया उड़ के आएगी, तो ये थोड़ा कम दमदार लग रहा है ना। पूरे आइलैंड पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। हाँ अब उस पे आ रहे हैं, है ना, कि भाई हाँ नेक्स्ट जनरेशन का छोटा बड़ा हो सके, हाँ है ना, तो इसीलिए हम डॉट लगा रहे हैं, गुणा कट्टम या सही नहीं लगा रहे, है ना भाई। ऑब्वियसली बात है, बीक साइज थोड़ी ना छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक, ये बेटर है। फ्लक्चुएशन इन सीड साइज रिजल्ट इन डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फिंचेस विद बीक ऑफ डिफरेंट साइज, ये और बेटर है। सी और डी में देखो, वो जो लल्ली बोली थी ना कि ऑप्शन बिल्कुल बाजू बाजू वाले लग रहे हैं, पास पास वाले, बिल्कुल वैसी है ना। causes all finches to produce offspring with a beak size that can handle the seeds, या maybe size results in difference in the number of offspring produced by finches with beak of different size, है ना, कि भाई अगर बड़े सीड अवेलेबल होंगे तो हम, मतलब इस ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि हम हर बार बच्चे जो पैदा करेंगे वो भैया एक बीक साइज के नहीं करेंगे, अलग अलग बीक साइज वाले करेंगे। तो हम अगर सीड बड़े होंगे, बड़े सीड होंगे तो हम बड़ी चोंच वाले बच्चे ज्यादा पैदा कर देंगे, छोटी चोंच वाले कम कर देंगे, और सीड अगर कम हुए तो छोटी चोंच वाले ज्यादा पैदा कर देंगे और बड़ी चोंच वाले कम कर देंगे। मतलब वो डी ऑप्शन ये कहना चाह रहा है, यही कह रहा है ना भाई, शुद्ध हिंदी में अगर बताएं तो ठीक है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सारी फिंच के बच्चों में फ्लक्चुएशन होता रहेगा, कि इस साल बड़े सीड है, चलो सारे बच्चों की चोंच बड़ी कर दो अगले साल छोटे सीड है, चलो सारे बच्चों की चोंच छोटी कर दो, कैंची से काट दो। ऐसा तो बड़ा ही रेयर हो सकता है, मतलब ये उतना सही नहीं है, ज्यादा सही है। फ्लक्चुएशन इन सीड साइज कॉजेज ए म्यूटेशन इन द फिंच। तो डी जो है जीत गया है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनएसई वालों से ऐसे ऐसे ऑप्शन ना बनाए ठीक है भाई, मैं एनएसई वालों से अदालत में रिपोर्ट करूंगा कि ऐसे ऑप्शन ना बनाए हाँ ये बताओ, ये छोटा मगर मोटा सवाल, वो याद है तुमको? एक सवाल लेके आए हम, उसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हाँ उसका सवाल करवाते हैं एक बढ़िया, थोड़ी देर में आएगा। ओके, बेस्ट मैनिपुलेशन टू अंडरटेक टू अचीव, बाकी बच्चे बताओ भाई। भाई प्लांट के लिए कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, प्लांट के लिए, ये याद रखना है भाई, ये तो कतई गलत है, ए और ई ठीक है। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्लांट, आपस में सिर फुड़ाई करवा रहे हो तुम तो है। अमाउंट ऑफ डिसरप्टिव ह्यूमन एक्टिविटी घटेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्निवोरस कंज्यूमर, मतलब सेकेंडरी, इसका मतलब होता है सेकेंडरी कार्निवोर को हमको घटाना है। और नहीं, एक छोटी सी ये बना लेते जरा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये कार्निवोरस टर्सरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? बिल्कुल T4। ये टर्सरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कार्निवोर है, ठीक है ना भाई। तो इसको अगर बढ़ाओगे ये कम होगी, ये कम होगी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगी, ये है हमारा बॉटम अप मॉडल। हाँ तो भैया जी आंसर इज ए। और वैसे भी प्लांट बेचारे इसीलिए ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं कि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें कोई खाए ना, ठीक है ना, हमें जमीन से न्यूट्रिएंट मिलते रहे।
ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। हाँ बस उनसे दोस्ती है उनकी। ये बताओ। इसमें सब जगह ऑलवेज ऑलवेज लिख दिया है। हाँ भाई नितेश, अब कहाँ चलेगा तुम? नहीं, एक बता, कोई एक, सिर्फ एक। सी, नाइस, बोगैम्बो खुश हो सकता है। हाँ मतलब देख लेंगे। हमेशा अगर क्रिएट होता तो फिर कंपटीशन एक्सक्लूजन नाम की चीज ना होती। माइनस माइनस होता ना इसका। तो यही बनेगा। भले ही तुमने नीश स्पेशलाइजेशन कर लिया हो, तुमने रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लियो, पर शुरू में तो लड़ाई लड़ी होगी ना, थोड़ी तो सिर्फ पढ़ाई की होगी शुरू में। और माइनस माइनस, इसलिए आंसर सी आ जाएगा। मोर देन वन में होता तो सी एंड डी लगा देते हम। हाँ मतलब वन स्पीसीज टू अडेप्ट टू न्यू रिसोर्स, और फिर ना फिर तो ये भी बन जाता, मतलब न्यू रिसोर्स का मतलब नीच नया हो गया, है ना, फिर तो भाई सी डी ई लगाते फिर हम, है ना। हाँ, बाकी ऊपर वाले तो दोनों खैर नहीं है। इसका इसका बताओ, इसका काउंटर पार्ट बताओ, इसको गलत प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट बताओ। को एग्जिस्टेंस, है ना, और इसका मतलब काउंटर अटैक बताओ। बिटवीन जर्नलिस्ट स्पीसीज नो, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी होता है ना। अनरिलेटेड मतलब नॉन जनरल, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक है, वो तो प्रीडेटर है। हाँ, जो प्रिकली पियर कैक्टस है उसको ऑस्ट्रेलिया में लेगा कि यार बड़े सुंदर इस पे ड्रैगन फ्रूट जैसे आते हैं, वहां पर वो था ही नहीं प्रीडेटर, उसको खाने वाला इंसेक्ट था ही नहीं, कॉकनियल इंसेक्ट, तो फैल गया बढ़िया करके वहां, तो बाद में लेके आया मौत को, कॉकनियल इंसेक्ट को, कि भाई इसे खा तू। ठीक, चलो, तो बी सी इज द बेस्ट आंसर। ये भाई बहुत खतरनाक सवाल है, इसे पढ़ लो। हाँ, बर्ड इकोसिस्टम बन गया ना, फिर बर्ड को खाना मिलने लग गया। हाँ, ये सवाल हम ढूंढ के लाए भाई मुश्किल से। इसका मैं वो भी लेके आया हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी लेके आया हूँ ताकि हम रिवाइज कर सकें। प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताओ, क्या फॉर्मूला, किस किस को याद है? नहीं नहीं नहीं। नेट, ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, या नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ठीक है। मैंने यही पूछा था। एसिमिलेशन एफिशिएंसी बताओ क्या होती है? प्रोडक्शन अपॉन वो क्या नाम है उसका, एक मिनट, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन अपॉन, हाँ वो एसिमिलेशन एफिशिएंसी है। हाँ देखो ये लिख ये, हाँ ये रिवाइज करवा दो। देखो ये अपन ने पढ़ाए थे आपको ना, ये मैं लेके आया, मैंने कहा इसको एक बार देख लेंगे। ये वाला एक एग्जाम्पल हमारे पास है। देखो प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो इजी है, कि भैया जितनी एक्यूमुलेशन हुआ है, ग्रोथ हुआ है अपॉन एसिमुलेशन, तो ये तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आ गई। और प्रोडक्शन एफिशिएंसी का एक अलग से भी लिखा हुआ था मैंने, कहाँ गया वो, ये रहा देखो, नेट प्रोडक्टिविटी अपॉन एसिमुलेशन, ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। ठीक है, और ये वो फॉर्मूलेज हैं जो मैं क्लास में समझाया था। ये है ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी,
ये वाली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी, जिसको हम 10% लॉ कह देते हैं अमूमन, बट वो हमेशा ऐसा होता नहीं है कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट ट्रॉफिक लेवल एन, एनर्जी प्रेजेंट इन एट ट्रॉफिक लेवल प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पर। तो ये हो गई, ये सिर्फ प्लांट्स पे लागू होगी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इक्वल टू जीपीपी अपॉन आईएसआर, कि भाई हम पे इतनी सनलाइट पड़ी थी और हमने उतने की जीपीपी बना ली, जो कि अमूमन कितनी होती है, लगभग 1 से 5% मोटा मोटी। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन अपॉन जीपीपी। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए हो गई, क्योंकि सिर्फ प्लांट पे ऐसा हो पाता है ना। इसके अलावा बाद में जब आप निकालोगे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, तो उसके लिए हमने देखो ये एक और नेट प्रोडक्टिविटी अपॉन एसिमिलेशन। जैसे नेट प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी है, 180 जूल है। इस वाले इस जो भी है कैटरपिलर की प्रोडक्टिविटी 180 जूल है, और एसिमुलेटेड कितना है, 500 है ना। तो इसका जो आया मेटाबॉलिक प्रोसेस 36% है ना। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी आई, 36%। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी है ग्रोथ या बायोमास एक्यूमुलेशन अपॉन एसिमुलेशन। अब अगर मैं इसमें ये भी ले लूं जो एसिमुलेट नहीं हुआ है, तभी हो जाएगी ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी, है ना, या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, है ना भी, तब ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो 18%। जैसे ये कैम्बल का डायग्राम है तुम्हारा, नॉन एसिमुलेटेड, ये एसिमुलेटेड, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, वही आ गया वापस से, दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी में आपको याद रख लेना है कि ग्रोथ या कितना बायोमास एक्यूमुलेट हुआ है अपॉन एसिमुलेशन, और ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी में ग्रोथ अपॉन जो टोटल अपना ये क्या नाम है, ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी, और ये टोटल जितना अवेलेबल था, अवेलेबल एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, वही टीएलई, ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, राइट। इसके बारे में वही सब लिखा हुआ है। अब देखो ये कुछ और रेशियो मैं लेके आया हूं यहां पर। कौन सा, लास्ट वाला, हाँ क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन अभी और भी खतरनाक है, ये देखो, शायद सी, हाँ सी बनेगा आंसर, शायद मुझे याद आ रहा है, एक बार वापस से देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब वही आने वाला है जहां तक मुझे याद है, ग्रोथ अपॉन एसिमुलेटेड, और प्रोडक्शन, और ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी क्या हो सकती है, जितना तुम खा पाए। प्लांट कह रहा भाई मेरे पे 900 किलो कैलोरी ले आके खा ले मुझे, बोला सर मैं तो 50% ही खा पाऊंगा तुम्हें, तो 50% यानी कि लगभग 450। अब 450 एसिमुलेटेड है, 450 एसिमुलेटेड है, अब 28% आ रही है ग्रोथ में। यही पूछा उसने, हाउ मेनी कैलोरी विल एक्चुअली यूज फॉर प्रोडक्शन बाय दिस कैटरपिलर, मोटा मोटी वही आने वाला आई थिंक, है ना। वो 10% है, मतलब 11% है लगभग। हाँ निकालो निकालो, उससे ना निकालो, इससे निकाल लो, है ना भाई। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होगी, एसिमुलेटेड अपॉन ग्रोथ अपॉन एसिमुलेटेड, है ना, और वो 28% है भाई। एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी 50% है, यानी कि मैंने 50% ही खाया है। ये ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एक बार ये और देखो, देखो एसिमुलेशन एफिशिएंसी ये क्या होती है, सब देखो ये सब यहां पर लिखा हुआ है, ये मैं लेके आया हूं, इसको इसको याद कर लेना एक बारी। देखो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो वही हम बता ही दिए हैं, ये तो अपन ने भी सिखाया ही था क्लास के अंदर, कितना मेरा ऐसी मतलब पॉटी करने के बाद जो मेरी बॉडी में गया अपॉन जितने की ग्रोथ हुई। एसिमुलेशन एफिशिएंसी इंजेस्टेज अपॉन एसिमुलेशन, जितना यूज अप किया, है ना, मतलब
फीकल मैटर के अलावा। सीधी सी बात ये है, जैसे अगर मैं ये बताऊं इसका मुझे एसिमुलेशन एफिशिएंसी बताओ, इस वाले की, है ना, इस पे मैं जोड़ देते हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एसिमुलेशन एफिशिएंसी ऑफ कैटरपिलर के लिए हम देख रहे हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, एसिमुलेशन एफिशिएंसी अपॉन क्या है, एसिमुलेशन अपॉन भाई जितना खाया इंटू 100 कर लो। तो एसिमुलेशन इसमें कितने का हुआ है, 320 और 180 माने के 500, और खाया था 1000, तो 50% आ गई, 500 अपॉन 1000 छोड़ो 50%, 50% आ गई एसिमुलेशन एफिशिएंसी, है ना। इसकी बता दो जरा एफिशिएंसी इस वाले की। हाँ ये तो वही है ना, ये भी 50% है। गिलहरी की बताओ, गिलहरी की बताओ, गिलहरी की, गिलहरी की बताओ, गिलहरी की बताओ, गिलहरी की, गिलहरी की, गिलहरी, गिलहरी सोचो। हाँ गिलहरी जो है वर्टिब्रेट है। हाँ इसकी एसिमुलेशन, ओके, एसिमुलेटेड ये 823 अपॉन 1000, 16 और 7 23 ही आएगा ना, हाँ बराबर 82.3%। ये इसकी एसिमुलेशन एफिशिएंसी होगी, है ना भाई। चलो अब कहाँ गए वो फॉर्मूले ये रहा, कहाँ गए, क्वेश्चन के नीचे ये, हाँ ये रहा। तो देखो भाई एक नई ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन अपॉन इनगेशन, मतलब वही ग्रॉस प्रोडक्शन तो वही है भाई, पिछले पे जितना था और हमने कितना बना दिया, तो ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी के बराबर ही है, ठीक है ना भाई। प्रोडक्शन यानी कि ग्रोथ अपॉन इंजेक्शन, तो पीछे कैलकुलेट की रखी है। तो एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी इनगेशन अपॉन अवेलेबल बायोमास, हाँ निकल उसी से जाएगा, है ना। हाँ एक ही बात, ठीक है ना। तो ये इनमें से ये वाला और हमारा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये उतना नहीं है, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये नीचे के कुछ स्टेप हैं, सी आंसर कैसे आया है, ये थोड़ा अलग अप्रोच लिया है इन्होंने, दो को मल्टीप्लाई किया है, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंटूमुलेटेड एसिमुलेशन एफिशिएंसी एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी, कुल मिला के बाद वही आने वाली है, ठीक है भाई। तो अगर हम घुमा फिरा के, हाँ अगर हम यहां वापस चले तो भाई साहब बात यह है कि 900 कैलोरी इन द फॉर्म ऑफ लीव्स जो कैटरपिलर लव टू ईट, यानी कि 900 कैलोरी क्या हो गया, इनगेस्टेड फूड, है ना। और इनगेस्टेड फूड 900 कैलोरी है, जिसमें से नहीं इन अवेलेबल है, जिसका 50% उसने एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हाँ एक्सप्लॉयटेशन क्या है, हाँ इनगेस्टेड बताओ कितना आएगा, है ना 450 कैलोरी, अब उसका 28% ग्रॉस प्रोडक्शन, नहीं 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 भाई, ग्रॉस प्रोडक्शन तो पिछले ट्रॉफिक लेवल पे जितनी थी, देखो दो तरीके से कर सकते हैं कि 900 कैलोरी अवेलेबल थी, उसका 11% मैंने निकाला है, तो लगभग 90-100 कैलोरी मेरे अंदर ग्रोथ हुई है। दोनों तीनों तरीके से कर सकते हो, है कि नहीं। अब ये जो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी है 828% है, और एसिमुलेशन एफिशिएंसी क्या 39 है। एसिमुलेशन बताओ क्या थी, फीकल मैटर को छोड़ के, अब फीकल मैटर तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना भाई, फीकल मैटर तो दिया नहीं है, ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी 11% है और 900 किलो कैलोरी थी, तो भैया जी बात कुल मिला के ये आ गई लगभग 100 कैलोरीज जो हैं उसके पास अवेलेबल है, जिसको कि वो यूज कर सकता है ग्रॉस प्रोडक्शन के हिसाब से। ग्रॉस प्रोडक्शन मतलब जितनी अवेलेबल थी, बट हमने प्रोडक्शन उतने का किया है 100 का, है ना। अब उसमें तो वो भी आ गया ना आपका, क्या नाम है उसका,
जो फीकल मैटर में जा सकता था। हाँ, वो इसका 50% आ रहा ना, ये एक्सप्लोइटेशन एफिशिएंसी। एक बार वापस से देख लेते हैं। ये रहा ग्रॉस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अपॉन इनगेशन है। ओके, इनगेशन है, नॉट नॉट ग्रोथ, प्रोडक्शन अपॉन इनगेशन। तो प्रोडक्शन तो हमको निकालना है। मिलाओ भैया मिलाओ, कौन कौन से मिलेंगे। 450, हाँ 450 उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना भाई, क्योंकि उतना ही है। देखो एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी ये रही, इन्वेस्टेड अपॉन बायोमास। तो यानी कि इतने का इन्वेस्टन हुआ है ना। 450 का इन्वेस्टन हुआ है। इन्वेस्टन मतलब जो एसिमुलेटेड है, नहीं जो खाया गया है। हाँ, जो खाया गया है। इन्वेस्टन मतलब जो ईटन है। तो ईटन इतना है। अब इसमें से आप लगा लो कि एसिमुलेशन एफिशिएंसी 39% है, तो इसका 39% वो जो एसिमुलेट हुआ है। फॉर्मूले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं अबे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी इतने परसेंट है, और ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है? ग्रोथ अपॉन इंजेक्शन। सुनो सुनो सुनो, कहाँ है, ये रहा, हाँ ग्रोथ अपॉन इंगेशन, प्रोडक्शन अपॉन इंगेशन है, ठीक है ना। तो अभी रुको 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 अब मेरे को बताओ 11% है, वो किसका है? इंगेशन कौन है? इंगेशन 450 है। हाँ इन्वेस्टेड तो ये है, इसका 11% आ गया यार आंसर। और क्या, सीधी सी बात है, सी आंसर आ गया बहुत बढ़िया, मजा आ गया इसमें। ठीक है भाई, तो ग्रॉस प्रोडक्शन 11% है, और ग्रॉस प्रोडक्शन होता है इनगेस्टेड का। इनगेस्टेड इतना है अपना, ठीक है। चले, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इसके फॉर्मूले कहीं लिख लेना इसको, है ना। ये लिख लो लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो, ये काम आएगी। हाँ लिख लो लल्ली, तुम भी लिख लो, तुम भी लिख लो भाई, बच्चा पार्टी सब। हाँ, सवाल देख के लग रहा था कि सवाल आंसर तो वही आएगा, गुणा भाग करने में ध्यान रखना है। देखो इसने तीन का मल्टीप्लाई किया, दो तरीके से क्वेश्चन किया इसने। ऑनलाइन वाले सारे चुप हो गए। कहाँ भाग गए भाई, सो तो नहीं गए हो? बहुत बढ़िया। इंगेशन का मतलब ईटन, जितना हमारे मुंह से चबा के हमने गलट गलट के अंदर उतार लिया है। हम्म चलें आगे। बाकी वो थे जो नोट्स में देखवाए हुए हैं, मतलब कहाँ गया, यहीं कहीं था यार, ये वाला, ये मतलब वो तो नोट्स में ही है। हाँ ये भी नोट्स में ही है, ठीक है, ये भी तुम्हारे नोट्स में, ये भी, ये सब नोट्स में है ना। हैं क्वेश्चन है, अभी है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े ही बचे हैं। ये लो, ये बताओ, ये तो इजी है। हम्म जू प्लैंकटन विल डिक्रीज, टूना हटा दिया, ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, ठीक है ना। टॉप डाउन मॉडल, तो जू प्लैंकटन विल डिक्रीज, फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज, ये गलत, सार्डाइन विल इंक्रीज, गलत, टिक 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 टिक, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ये वाला बताओ, अडेप्टेशन का सवाल है।
ओके, इसमें पास पास लिख गए, बी यहां से शुरू हो रहा है, डी यहां से शुरू हो रहा है। ये आंसर 1 2 3 ओपुंशिया है ना, क्या क्या लिखना, कहाँ है ये एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 5 में से लिखना है कि सही कौन सा। मैनी ज़ेरोफिटिक प्लांट हैव ए थिक क्यूटिकल, बिल्कुल सही है। सम ज़ेरोफिटिक प्लांट हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक कैम, बिल्कुल सही है। स्टोमेटा टू क्लोज ड्यूरिंग डे, ओपेंशिया हैज नो लीव, बिल्कुल सही है। ऑल अडेप्टेशन आर जेनेटिकली फिक्स्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हमेशा जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं। ओपेंशिया में फोटोसिंथेसिस इज थ्रू C3 साइकिल एंड एक मिनट रुको, ओपेंशिया पाथवे फोटोसिंथेसिस थ्रू C3 साइकिल, ये वाला स्टेटमेंट बताओ सही है कि गलत है। ये सही है। C3 होती है कि नहीं होती है बताओ ओपेंशिया में। कैम में C3 नहीं होता है। सिर्फ ये गलत है, बाकी सब सही है। हाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमको इसको गलत देना पड़ेगा। भाई C3 साइकिल तो यूनिवर्सल पाथवे है ना। कैम प्लांट जो है उनके अंदर C3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ आप। हो रहा है। बट हाँ ये बात सही है कि कैम साइकिल उनके अंदर होती है, और इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें ऑल एक्सेप्ट 4 हो, क्योंकि कुछ जो अडेप्टेशन होते हैं वो एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं। फिलहाल हम 1 2 3 मजबूरी में यही लगाना पड़ेगा। इसने इनकरेक्ट तो नहीं पूछा, करेक्ट ही पूछा है। तो कैम प्लांट में C3 साइकिल होती है। ये लाइन अपने आप में, अगर मैं इसको वैसे रख दूं, स्टैंड अलोन करके बता दूं, पूछ लूं आपसे कि भाई ओपेंशिया में फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल होती है कि नहीं होती है, तो क्या कहोगे। होती। बट हाँ वो कैम है, उसका अरेंजमेंट ऐसा है कि उसको कैम कह। हाँ पाथवे C3 नहीं होता है। हाँ तो वो और ऑप्शन भी हमारे अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ए ही हमको देना पड़ेगा, मजबूरी है। आप जीते, ये आंसर। ये भी कुछ ऐसा सही है। नीट में इतने का भारी कहाँ सवाल आते हैं, दंगे हो जाएंगे देश के अंदर। दंगे हो जाएंगे, ऐसा सवाल आ गया तो नीट। अच्छा ऐसे, ओके। नहीं नहीं देखो, बहुत से स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तुम्हारे ओलंपियाड में भी। बी ऑप्शन ओके। नहीं तुक्का नहीं मारो, देखो पढ़ो, देखो। ओके, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा तो डी हो जाएगा। बाकी भी तो हो सकते हैं। अच्छा बाकी सब में थर्ड दिया, ओहो ये तो बात सही है यार। थर्ड बाकी सब में दे दिया है। ये ऐसा ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। अभी तुम कल परसों वाले कर रहे थे कि सर देखो एलिमिनेट हो गया, मैंने ये वाला आंसर इसलिए लगा लिया, बिना पढ़े सारे पढ़े हुए। डी बन जाएगा, हाँ डी बन जाएगा, फिर तो डी बनेगा। हाँ करवा देते हैं। अभी लगवा देते हैं। ये बताओगे, ये भी छोटा सा सवाल है। हाँ एफिशिएंसी का सवाल करवा देते हैं, ऐसा सही कर, ऐसा कर। हाँ वही ना। अच्छा ये प्रेशर 100 एटमोसफियर पे, हाँ ये तो है। हाँ ये आंसर बनेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अभी और सवाल है, अभी और सवाल है, ये बताओ। ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये भी सही है।
ये बताओ, ये तो वही आ गया, ये कैसे, क्या हुआ? ये गलत है ना, इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ, ये वाला बताओ। हाँ फिर तो डी होगा। ये बताओ। हम्म। हम्म। ये क्या होती है, फैलो लैंड क्या होती है? खाली जमीन। बहुत बढ़िया। सही है, सही है। जहां पर कल्टीवेशन वगैरह ना कर सके। भाई टेरेस्ट्रियल में सीधा आना, बायोमास का पिरामिड सीधा आना है ना। चलो अब तुमको सवाल करवा दें ना वैसे वाले, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कर लेते भाई, ये बात भी सही। हाँ ऐसा कर लेते हैं। हाँ बेटा, आंसर ये था। इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको, इसकी कॉपी मारते हैं, और इसको यहाँ लेके आते हैं, इसको मिटाते हैं। एक और भी था हमारे पास, एक इमेज और थी, शायद वो लाए नहीं है हम, या इस पे ना जगह कम है। वो कहाँ है वो वाला, कैटरपिलर वाला, हाँ ये, इसकी कॉपी मारते हैं, इसमें जगह काफ़ी है। चलो भाई बताओ, पहले कौन सी एफिशिएंसी बताओगे? हम्म। हाँ, ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताओ, इसकी और कॉपी बना लेते। सो सैड। हाँ बताओ, ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या थी? ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी याद है? हाँ, फॉर्मूला याद हो गए? देखो, ग्रॉस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अपॉन इंजेक्शन, है ना भाई, प्रोडक्शन अपॉन, प्रोडक्शन अपॉन इंजेक्शन, मतलब खाया जितना गया है। तो कितना आ गया, 33/200। भाई ऐड कर लिया ना, इंजेक्शन मतलब जो पूरा खाया है, ठीक है ना। हाँ, तो कितना आ गया, 16.5%। ठीक। चलो अब बताओ, कौन सी पूछेंगे? एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी पूछ ले, किसका? दे देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। हाँ, कितना खाए हो अपॉन अवेलेबल बायोमास, ठीक है ना। तो प्लांट मटेरियल ईटन बाय कैटरपिलर 200 जूल है, मान लो, या चलो, तो फिर तो 100% आ गया प्लांट में मान लो 400 नहीं, 800 कैलोरी थे, है ना। मेन मतलब ये है कि अपन को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इंजेक्शन अपॉन अवेलेबल बायोमास, ठीक है ना, बायोमास एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। तो इंजेक्शन हो रहा है हमारा 200 का, 200 अपॉन 800, 25% एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी। ठीक। अब यार हमने कॉपी तो बनाई नहीं पहले, इसको मिटाते पड़ेगा। अगला एफिशिएंसी बताओ कौन सा था, वो तो हो गया। ऐसी, हमने प्लांट में मान लिया 800 किलो कैलोरी है, और कॉपी बना ली है। एसिमुलेशन एफिशिएंसी क्या थी बताओ?
एसिमिलेशन एफिशिएंसी तो एसिमिलेशन अपॉन इंजेक्शन होगा, है ना, कि भाई मैंने इतना खाया था उसका इतना मैं वो कर पाया था, है ना। तो यहां पर आ गई। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, इजेशन से कोई मतलब नहीं है भाई, हम एफिशिएंसी इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट रखते हैं ना। और भाई हमको एसिमुलेशन करना, तो एसिमुलेशन जो हुआ वो टोटल जो खाया उसमें से देखेंगे ना कि भाई इतना हम खाए थे, है ना। एसिमुलेशन यहां पर कितना हो रहा है, देखो ये लिखा हुआ है एसिमुलेटेड। और बताओ कौन सी एफिशिएंसी बची। अबे बड़ी जल्दी क्वेश्चन आ गया। हाँ, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इक्वल टू प्रोडक्शन या ग्रोथ अपॉन, और अगर मैं प्रोडक्शन अपॉन ईटन लिख दूं तब क्या बन जाएगी, ट्रॉफिक लेवल है। नहीं, ट्रॉफिक लेवल बनेगी जब आप पूरा 800 लोगे, प्रेजेंटेड प्रीवियस लेवल। नहीं, यहाँ हम मान ले रहे हैं ना कि पत्ते में 200 ही थी और 200 का 200 खा गए, मतलब हम मान रहे हैं इसकी एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी 100% थी, क्योंकि ये पूरा खा ही जाते हैं, मुद्दा मुद्दा पूरा ही खा जाते हैं, है ना। हाँ, हमने मान लिया प्लांट में 800 थी। तो प्रोडक्शन कितने का हुआ, 33 का, और एसिमुलेशन कितना हुआ है, 100 का। तो 30 है ना, 33.339 नहीं आएगा, 33333 आएगा। हाँ, 33% ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। और कोई एफिशिएंसी बच रही है, गिलहरी कर लें, गिलहरी ना करें ठीक है। चलो भी डाउट है तो पूछो, कल के लिए और का सवाल लेके आएंगे खतरनाक खतरनाक। ओपेरॉन वाला बताएं, चलो बता देते हैं भाई। ओपेरॉन की तुम बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, अब तो हाँ, तुम्हारे सवाल जरूर लेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसको बस ओपेरॉन बता दे। जो लल्ली, देखो लल्ली मजाक कर रही है, देख रहे हो। तो ये इतने सारे सवाल कहाँ से आ गए भाई। चलो कोई नहीं यार, ओपेरॉन देखो, ओपेरॉन एक पीस ऑफ डीएनए को कहते हैं जिसके ऊपर वो जीन्स जिनका एक्चुअल में रेगुलेशन करना है और जिनसे रेगुलेशन होना है वो दोनों लगे रहते हैं, है ना। डीएनए का एक पीस है जिसपे वो जीन जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है या जिनसे प्रोटीन स्विच ऑफ करवानी होती है, मतलब वो स्ट्रक्चरल जीन्स लगे रहते हैं। और साथ में इन जीन्स को कब ऑन होना है कब ऑफ होना है ये रेगुलेट करने वाले दूसरे जीन्स भी लगे रहते हैं जिनको कंट्रोलिंग जीन्स कहते हैं, ठीक है भाई, उन्हें हम रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये हमारा हमारा कहलाता है ओपेरॉन। अब ये ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जैकब एंड मोनेट ने दिया था, और उन्होंने इकोलाई के अंदर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए स्टडी करते हुए दिया था, इसलिए लैक ओपेरॉन पिक्चर में आ जाता, पहला ओपेरॉन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, यहां पर तो होगा स्ट्रक्चरल जीन, यहां पर होगा रेगुलेटरी जीन। तो यहां पर जो जीन है, अगर मैं लैक ओपेरॉन से एग्जाम्पल लेके बताना शुरू करूं, तो पहला जीन है लैक आई, लैक पी और लैक ओ। ओ मतलब ऑपरेटर, ठीक है ना। यहां पर जेड स्ट्रक्चरल जीन है, वाई और ए ये स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब जो एक्चुअल में प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो एक चीज याद रखेंगे, जो लैक ओपेरॉन है वो यहां से शुरू होता है और यहां तक है, वो लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है। लैकाई जो है, जो जीन जो है वो लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। क्यों नहीं है सर, क्योंकि उसका अपना अलग प्रमोटर है ना।
ऑल जीन्स विच आर कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल प्रोमोटर दे आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ओपेरॉन, है ना। इसको बोला गया भाई लैकाई भाई साहब तुम्हारा तो अपना प्रोमोटर है, तो तुम उसका हिस्सा नहीं हो। प्रोमोटर वो जीन है जहां पर एक्चुअल में जाके पॉल भाई साहब जुड़ते हैं। डीएनए है, देखो इंट्रॉन नहीं कहेंगे, है ना। इंट्रॉन, हाँ देखो इंट्रॉन किसको कहते हैं बताओ। ओके नॉन कोडिंग किसे कहते हैं? देखो जीन की डेफिनेशन इसलिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाती, ये लिखा हुआ भी है किताबों में, लिखा हुआ है इवन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आप जीन उसी को कहते हो जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करे, फिर तो ये जीन ही नहीं है ना। इंट्रॉन हम उन्हें कहते हैं जो एक्चुअली प्रोसेस्ड एमआरएनए में नहीं होते हैं, जिनको स्प्लाइसिंग के टाइम पे काट दिया जाता है। एमआरएनए के जिस हिस्से को स्प्लाइसिंग के टाइम पे काट दिया जाता है ना। और एमआरएनए वो हिस्सा है जो डीएनए से बना है, और डीएनए के जिस हिस्से से आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इनसे तो आरएनए बनता ही नहीं, ये कभी आरएनए नहीं बनाएगा, ये कभी आरएनए नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। तो इसे तो जज कर सकते हैं इस बेसिस पे कि भाई तू तू तो पक्का एक्सॉन है, तू तो आरएनए बना रहा है। ये दोनों इंट्रॉन एक्सॉन के लेवल से ऊपर हैं, इनको सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन उसको कहते हैं जो ये पार्टिसिपेट। पॉलीसिस्टोनिक जीन तो यहां से कहेंगे, वो बताएंगे हाँ इसकी वजह से कहेंगे, क्यों कहेंगे। तो ये वो जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है। वो जो इंट्रॉन एक्सॉन सिस्ट्रॉन ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ इन जीन्स पे अप्लाई होती है। सिस्ट्रॉन एक्सॉन प्लस इंट्रॉन को मिला के कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ इन पे अप्लाई होती है, उन पे अप्लाई नहीं होती। तो जीन की डेफिनेशन एक कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जीन वो पार्ट है डीएनए का जो आरएनए बनाता हो, वो भी जीन है। आरएनए बना के अब आप एक बात बताओ, जितने डीएनए के हिस्से ने आरआरएनए बनाया या जितने हिस्से ने टीआरएनए बनाया, क्या वो प्रोटीन बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा? नहीं बनाएगा। डीएनए का सिर्फ वो हिस्सा प्रोटीन बनाएगा जो एमआरएनए बनाता। तो इस हिसाब से अगर आप डेफिनेशन ये देते हो कि द पार्ट ऑफ डीएनए विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज द जीन, तो वो तो बेचारा नकारा हो गया जो टीआरएनए बना के दे रहा है, जो आरआरएनए बना के दे रहा है। तो जीन की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जीन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए और रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन बाय अदर जीन्स। तो वो सब जीन्स होते हैं। ये रेगुलेटरी जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। रेगुलेटरी जीन में आप इंट्रॉन एक्सॉन ये नहीं कर पाओगे, सिस्ट्रॉन वगैरह ये नहीं लगा पाओगे, ठीक है भाई। तो देखो अब ये लैकोप्रॉन का जीन है, इसका सीधा सीधा हिसाब है भाई। लैक्टोज जो है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, और लैक्टोज में दो मतलब मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है ना। और इस बॉन्ड का नाम होता है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको तोड़ने के लिए आपको ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम चाहिए, और ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है, तो वो जीन से बनती है भाई ट्रांसलेशन के बाद, ठीक है। और वो बनती है यहां से, ठीक है। और बैक्टीरिया इतना होशियार है या समझदार है, उसे पता है कि यार अगर मेरे पास लैक्टोज होगा तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे को नहीं बनाना है एंजाइम, क्योंकि एनर्जी बहुत खर्च होती है। अब लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर, उसके लिए तो लग्जरी आइटम है, उसे थोड़ी ना रोज रोज दूध पीने को मिल रहा है। इकोलाई सोचिए आप नाली में रहता है ठीक है ना, तो उसके लिए तो लग्जरी आइटम है। तो वो भाई कहेगा भाई हम तो अपना सिस्टम ऑफ रखेंगे, हम कुछ भी ऐसा करेंगे ये ऑफ रहे। ये इनको समझा दिएगा भाई देख गरीब लोग हैं अपन, नाली में रहते हैं, वहां लैक्टोज नहीं आने वाला डेली डेली, कभी आया तो आया, जब आएगा तब उसके लिए हम एंजाइम बनवा लेंगे। तो ठीक है भाई, तो मालिक अब ये डीएनए भाई ये बॉस है, बॉस को कौन आज्ञा दे समझाए, दूसरा बॉस ही समझाएगा, तो वो डीएनए ही समझा रहा है उसको या उसको रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो है ये आरएनए बनाएगा, ये हो गया लैक आई आरएनए,
या एमआरएनए, सिंपल आरएनए लिख लेते हैं, फिर ये प्रोटीन बनाएगा, ये उसने प्रोटीन बना दी, ये रेगुलेटर जीन है, जीन का नाम रेगुलेटर है ना भाई। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन रेगुलेटर प्रोटीन है। अब ये रेगुलेटर प्रोटीन अब इस पूरे ओपेरॉन को रेगुलेट करेगी। अब रेगुलेट करने का मतलब दोनों तरीकों से है भाई। रेगुलेटर होता है या तो फैन की स्पीड बढ़ा लो या कम कर लो, दोस्त है लाइफ में, वो आपको मोटिवेट भी कर सकता है कि चलो और ज्यादा पढ़ और ज्यादा पढ़, न्यूजीलैंड के भी ओलंपियाड निकालो, ऑस्ट्रेलिया के भी निकालो, या फिर छोड़ यार कहाँ लगा पड़ा है ना, एमबीबीएस की सीट तो मिलेगी नहीं, क्या ही रखा है ओलंपियाड में, एमबीबीएस की सीट तो मिलेगी नहीं, उसके लिए तो नीट देना ही पड़ेगा। एक दोस्त ये है, दोनों रेगुलेट कर रहे हैं। तो पहले वाला जो है वो पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, दूसरे वाला नेगेटिवली कर रहा है। इफ दिस रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल और रेगुलेट द और दिस ओपेरॉन बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन, मैंने नहीं बनाने देना तेरे को ट्रांसक्रिप्शन, मैंने ऑपरेटर पे आगे जुड़ जाना है, और जैसे ही मैं ऑपरेटर पे आगे जुड़ूंगी पॉल साहब का रास्ता रुक जाएगा, पॉल साहब है अनहैप्पी, रोने लग गए, ठीक, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, नो ट्रांसक्रिप्शन, नथिंग, ओपेरॉन इज ऑफ, ओपेरॉन इज ऑफ, ओपेरॉन ऑफ है ना, जनरली ओपेरॉन ऑफ है, और लैक्टोज होता ही नहीं है इन पे खाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, जनरली इन पे लैक्टोज नहीं होता है, तो लैक्टोज इन पे ऑफ है, तो इसलिए ओपेरॉन ऑफ है, ठीक है। अब किसी भले आदमी ने जो है यहां पर कुछ लैक्टोज डाल दिया, दूध डाल दिया नाली में गलती से, कैसे भी, अब इसके वारे न्यारे होने वाले हैं, ठीक। तो लैक्टोज आके सबसे पहले क्या देखेगा कि यार लैक्टोज डाइसेक्राइड है, कि हमारे स्वागत की तैयारी करो, लैक्टोज इससे इनहिबिट बाइंड कर जाएगा सबसे पहले लैक्टोज। तो लैक्टोज खुद एक इंड्यूसर मोटिवेटर का काम कर रहा है कि अरे अरे बनाओ बनाओ मेरे कैटाबोलिज्म के लिए एंजाइम बनाओ, ठीक। तो ओपेरॉन कहेगा, पॉल साहब कहेंगे मालिक ये बैठा रहता है यहाँ जिंदगी में बेड़ा डाल के दे बैठ गया है ना, ये कुछ पढ़ने ही नहीं देता है हमको, है ना, जैसे पेरेंट्स को पता चल जाए कि वो उस चुड़ैल का या भूत का साया हमारे बच्चे पे, और वो उसको हटाने के लिए अप्लाई करने लगते हैं, फोर्स अप्लाई करने लगते हैं। तो लैक्टोज आया और उसने इसको इनएक्टिव कर दिया, आर मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन। अब रेगुलेटरी प्रोटीन, अब आप ही बताओ, रेगुलेटरी प्रोटीन अगर ओपेरॉन ऑफ रखवाती है तो उसे आप एक्टिवेटर कहोगे कि रिप्रेसर कहोगे? रिप्रेसर कहेंगे। और अगर रेगुलेटरी प्रोटीन ऑन करवाए, पहले से ऑफ पड़ा हो, तो एक्टिवेटर कहेंगे, है ना। हाँ, अब अगर रेगुलेटरी प्रोटीन रिप्रेसर का काम कर रही है, मतलब ऑफ करवा रही है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। और अगर रेगुलेटरी प्रोटीन ऑन करवाए, है ना, तो एक्टिवेटर कहते हैं, मतलब पहले से ऑफ था उसने आगे एक्टिवेट करवा दिया। अब ये ओपेरॉन पहले से तो ऑफ पड़ा हुआ था, तुमने इससे पूछा भाई क्यों ऑफ पड़ा है, बोला मालिक लैक्टोज ही नहीं खाने को, क्या करेंगे पैसे बर्बाद करके बना के, एटीपी खर्च करके, बोला बात तो ठीक है। तो ये ऑफ पड़ा रहता है, इसको ऑफ पड़ा रहता है, मतलब ये वो ओपेरॉन है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, बेटा पढ़ ले, इंड्यूस किया जाएगा, तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। और जो पहले से पढ़ रहा हो, जो पहले से, है ना, जो पहले से पढ़ रहा हो उसको, अरे क्या करोगे इतना पढ़ के, इतना क्यों पढ़ना है, उसको रिप्रेसिव, उसे कहेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन, है ना। मतलब जो पहले से ऑन है उसको ऑफ करना होता है, बस इतनी सी बात है, जो पहले से ऑन है उसे ऑफ करना होता है, तो वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होते हैं। जो ऑफ होते हैं उनको ऑन करना होता है, उनको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। तो हमारा लैक्टोज एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ठीक है। और चूंकि रेगुलेटरी प्रोटीन ने उसे ऑफ करवा के रखा हुआ है, तो वो एक निगेटिव ओपेरॉन है, मेनली निगेटिव कंट्रोल है। अब जैसे ही इंड्यूसर आया, खुद लैक्टोज आया, रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, पॉल साहब का रास्ता साफ, पॉल साहब आगे जाएंगे, आरएनए बनाएंगे, ठीक। और ये आरएनए बन गया, है ना, उसके आरएनए बन गया, ठीक है, ये बन गया आरएनए, राइट। अब आरएनए जो है यहां से एक प्रोटीन बनाएगा, और यहां से दूसरी प्रोटीन, और ये तीसरी प्रोटीन, ये क्या काम करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, और ये ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है ना भाई। इसका काम आपको पता ही है, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना, ये परमेबिलिटी बढ़ाएगा, और ये कोई भी अगर थायोगैलेक्टोसाइडेज या एसिटिल ग्रुप होता है उसको लगाने का काम करता है ना। अब
थोड़ा सा लैकोपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर में भी रहता है, क्योंकि अगर परमिएज हमेशा रहना चाहिए भाई, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब ये परमिएज एंजाइम है, परमिएज एंजाइम जो है वो कहता है कि मैं परमिबिलिटी बढ़ाता हूं। बोला किसके लिए? बोला लैक्टोज के लिए, कि लैक्टोज अंदर आएगा। जब शुरू में जीन ऑफ था तब परमिएज एंजाइम नहीं था, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी 0 होनी चाहिए थी, तो फिर लैक्टोज कैसे अंदर आया? तो जब इस बात की तहकीकात निकाली जाती है तो पता चलता है कि थोड़ा सा परमिएज हमेशा प्रेजेंट रहता है ना, और इसलिए उसको पॉजिटिव कंट्रोल कहते हैं। ये सिंपल तरीका समझाने का। नहीं तो एक कैप्साइट होती है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, तो उसका इन्वॉल्वमेंट और होता है, उसके लिए तुम लेक्चर देखो, ठीक है। तो हाँ हाँ तो बनेगा। मतलब ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम ही प्रेजेंट रहता है, तो वहां पर वो एक्टिवेटेड रहेगा, है ना। हाँ हाँ हम्म, थोड़ा बहुत, और वो बेसिकली जो पहले वाली साइकिल का परमेज रहता ना वो प्रेजेंट रहेगा, वो भी तो रहेगा ना भाई हमेशा सारा भाई। परमेज परमेज एंजाइम बन गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, उसने तो क्लीवेज करके खत्म हो गया, परमेज तो वहीं रहने वाला है, वो थोड़ी ना कहीं जाने वाला है। तो बेटा ये थोड़ा सा लैकोपेरॉन के बारे में, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मीडियम के अंदर गैलेक्टोज और लैक्टोज दोनों दे दिए जाएं, या ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दे दिया जाए, पहला ऑप्शन। नंबर 2 ओनली ग्लूकोज दिया जाए। नंबर 3 ओनली लैक्टोज दिया जाए। नंबर 4 ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दिया जाए। अच्छा गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ग्लूकोज इंड्यूसर का काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल, सिर्फ लैक्टोज करेगा। सीक्वेंस ऑफ, हाँ, ओपेरॉन ऑन होने का सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले किस में होगा, फिर सबसे लास्ट में किस में होगा? सबसे पहले 3 में, फिर 1 में, ग्लूकोज गैलेक्टोज, मतलब इसमें हमने मान लिया डबल कंसेंट्रेशन है, जोड़ेंगे थोड़ी ना। हाँ, और बताओ, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बताओ, पॉजिटिव कंट्रोल होता कि नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो को रिप्रेसर का काम करता है। ये रिप्रेसिबल है, मतलब ये ऑन रहता है मोस्टली। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बनता रहता है। क्या चीज? एनाबॉलिक ओपेरॉन है, मतलब एनाबॉलिज्म में काम आता है। रिप्रेसिबल है, मतलब अमीनो एसिड बनता रहता, फिर जरूरत ऐसी आती है कि भाई एक्यूमुलेट हो गए तो भाई बंद करवा दो, या किसी ने बाहर से ट्रिप्टोफैन दे दिया है तो बंद करवा दो, ठीक है। तो रिप्रेसिबल है, निगेटिव कंट्रोल है। हाँ देखो, अब अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है उसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है, तो वहां एंजाइम तो चाहिए चाहिए, तो वो एंजाइम बना रहे हैं हम तो। याद है ना, TRPE DCBA 5 जीन थे, 5 जीन मिलकर 3 चेन, मतलब प्रोटीन बनवा रहे हैं, उस प्रोटीन से एक अमीनो एसिड बन रहा है। अब चूंकि अमीनो एसिड को, अब बताओ हमारे लिए अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एसेंशियल है कि नहीं है? नॉन एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी खुद बना रही है, तो ऐसे नहीं बना रही है, पर पाथवे तो है। टीटी हाल में बीआईपी लोग शायद ट्रिप्टोफैन एसेंशियल है, खाना पड़ता है ना। मतलब जो भी नॉन एसेंशियल है, 10 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है, तो नॉन एसेंशियल मतलब दे आर नॉट एसेंशियल टू बी ईटन,
तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो उसको बना लेगा। तो बनाएगा कैसे? बहुत से एंजाइम्स लगेंगे, और एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन है, जीन से बने। अब वो अमीनो एसिड कहाँ से आए? वही, अगर उसमें कोई ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो खाया होगा, नहीं तो बनाया होगा। तो ये तो बात ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर अमीनो एसिड बना रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये एनाबॉलिक ऑपेरॉन है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, नेगेटिव कंट्रोल है। ठीक है, बटरेस रूट, पिलर रूट, हाँ लाओ, बटरेस रूट का फोटो डाला था मैंने। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछिए, नहीं तो आप बाय बोल सकते हैं। अबंडेंस ऑफ ट्री बियरिंग बटरेस रूट इंडिकेट दैट द सॉइल इज, मतलब सॉइल जो है ना बहुत बहुत भुरभुरी और गीली है, और पानी बहुत है, दलदली है। जैसे आप गीली जमीन में कुछ भी लकड़ी गाड़ोगे वो आसानी से गिर जाएगी नीचे, तो वो उसको सपोर्ट देती है। ठीक है ना? तो सैलो एंड ड्राई, सैलो एंड न्यूट्रिएंट पुअर, ड्राई नहीं है, डीप एंड न्यूट्रिएंट रिच, डीप एंड क्लेई। क्लेई मतलब जिसमें चिकनी मिट्टी होती है। तो डीप होती तो फिर बात ही नहीं थी, बटरेस रूट ज्यादा नीचे नहीं गई है। सैलो एंड ड्राई भी नहीं बनेगा यार, बट ए शायद बन जाए, न्यूट्रिएंट पुअर। नहीं, सैलो की वजह से है वो, सैलो की वजह से है। हाँ ठीक है, इसको रट भी लेना। हाँ, ये ऐसी चीजें रट भी लेना। हाँ भाई बोलो, मस्ती करो, मस्ती करो, मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ना रिवीजन कर लो बहुत अच्छा है, जिस चीज में मन लगे वो करो। और क्योंकि यार देखो, टेंशन लेके कोई काम नहीं होता है। टेंशन होना इनवॉल्यूंट्री है, खुश रहना वॉल्यूंट्री रहना पड़ेगा, है ना भाई? है ना? हाँ बिल्कुल, 2 दिन मस्ती करो, सोए नहीं हो तो सो, है ना? अगर मन कह रहा है कि मेरे को और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेने चाहिए तो सॉल्व कर लो, मन कह रहा है कि यार बहुत हो गया यार, मेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ दो। मन की सुनो इस समय पे। हाँ बोलो, मस्ती खेलो, खेलो खेलो, बढ़िया, चिड़िया बल्ला खेलो, गुल्ली डंडा खेलो, कंचे खेलो, जो मर्जी खेलो। दो पूछो। ये डॉक्टर साहब से पूछ लेना, ये डॉक्टर साहब से पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ यार, ये सब मुझे नहीं पता है, मैं देसी आदमी हूँ, भारत में ही रहना पसंद करता हूँ। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सबका एडमिशन हो जाता है? क्या होती है? हम्म हम्म। मतलब वो अंग्रेज ढूंढते हैं अपने अंदर। हाँ, मैं कह भाई, मैं कह तो रहा हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, मैं अंग्रेजों के चक्कर में नहीं पड़ता। भारत इज गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, भाई भारत दुनिया आया करेगी, तुम कहाँ बाहर जा रहे हो यार? है? और क्या, कुछ एक साल की बात है, देखना अमेरिका वाले यहाँ आया करेंगे। अभी तो वैसे आते हैं, देखो सफेरों के देश में जा रहे हैं घूमने, गरीब देश में घूमने। अभी तक तो वो ये सोच लेके आते थे, अब आया करेंगे भाई साहब, डेवलप्ड कंट्री घूमने जा रहे हैं। ठीक है, खैर एनीवे तुम पता लगा लो, डॉक्टर साहब बताएं तुमको। ठीक है ना, डॉक्टर साहब इन चीज़ों में एक्सपर्ट आदमी है। हाँ, वेलकम। चलो भाई, बाय बाय। ठीक है, हाँ मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल भी थोड़े बहुत सवाल कर लेंगे, बाकी बातें करेंगे, ठीक है? बाय बाय दोस्त, बाय बाय बाय। क्या क्या बोले? हाँ हाँ, मतलब कोशिश, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोनों आ जाएंगे।